नमस्कार दोस्तों। बजट 2025-26 के अंदर कई सारी अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, एट्थ पे कमीशन, बेसिक क्या रहने वाली हैं और ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस और ईपीएस 95 वाले कर्मचारियों के लिए भी है। इसके अंदर 18 महीने के एरियर की बात है। जगह नहीं बची थी तो थोड़ा कम लिख पाया हूँ। कई सारी बातें इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे पूरा नोट कर लिया और ये जो बातें हैं ये हवाई बातें नहीं हैं। इंटरव्यूज़ लगातार लिए जा रहे हैं। जो भी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, प्रेजिडेंट हैं और जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनको मैंने यहाँ पे देखा है, सुना है और उसके हिसाब से सारी बातें यहाँ पे लिखी है। तो आइए एक एक करके बातों को, जो जितनी बातें हैं यहाँ पे सभी को हम चर्चा कर लेते हैं। फिर जानने वाले हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या संघर्ष किए जा रहे हैं, कर्मचारियों के द्वारा खुद से क्या संघर्ष किए जा रहे हैं और जो भी इनकी यूनियन हैं या संगठन है उनके द्वारा क्या संघर्ष किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एक बातें हमने नोट कर ली है। सबसे पहला ये जो पेज है, इसके अंदर एट्थ पे कमीशन के बारे में बात जब शुरुआत हुई थी, जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो एट्थ पे कमीशन की बात शुरू हुई कि एट्थ पे कमीशन है या फिर कोई भी पे कमीशन है उसको कैसे दिया जाता है। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर 3 फैक्टर यहाँ मेनली बताए, और भी कई सारे फैक्टर होंगे। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन का रेट देखा जाता है, डीए को देखा जाता है और फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखा जाता है क्या रहता है। फिर सैलरी के बनाई जाती है और उस हिसाब से सैलरी में जो कैलकुलेशन की जाती है वो क्या रहती है। सैलरी की कैलकुलेशन रहती है, उसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे ये काउंट किए जाते हैं। यदि पति जॉब में है तो पत्नी को काउंट किया जाएगा, यदि पत्नी का जॉब में है तो पति को, यानी कि 4 सदस्य को काउंट करके फिर आपकी सैलरी को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तभी आपने देखा हो कि 2 जीवित बच्चों तक ज़्यादातर अलाउंस भत्ते दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फिर यहाँ पे बात आती है जो से यही बात है जो शिव गोपाल मिश्रा जो NCJCM के सेक्रेटरी हैं और फिर जो प्रेसिडेंट हैं मंजीत सिंह पटेल, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने आंदोलन के बारे में कहा और जो मिश्रा जी हैं उनके द्वारा कहा गया कि हम संघर्ष करेंगे। अगर प्यार से माने या दिया तो ठीक है पे कमीशन, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे और नहीं तो आंदोलन करेंगे। ये दोनों के द्वारा अलग अलग अपनी बातें कही गई। नेक्स्ट जो मुद्दा उठाया जाता है पत्रकार के द्वारा या जो भी इंटरव्यू ले रहे थे उनके द्वारा, उन्होंने कहा कि न्यूज़ में ये बातें आ रही है कि पे पैनल जो है उसको सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन फिर मिश्रा जी का यहाँ पे जवाब आता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि हम ओपीएस के अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर रहे, कोई सुधार नहीं कर रहे, तो फिर वह ओपीएस के अंदर लगातार किस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, ये तो बातें न्यूज़ के अंदर नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो बातें यदि न्यूज़ के अंदर निकल के आ रही है तो उसके ऊपर फॉर श्योर नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% सही है या 100% गलत है, हो भी सकता है। उन्होंने कहा जब हम पैनल के अंदर जब हम जाते हैं तो जेसीएम साइड से मीटिंग करते हैं तो लगभग 12% जाते हैं गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करने के लिए। तो ये बोलते हैं कि जो भी बातें गवर्नमेंट के द्वारा या जेसीएम की तरफ से बातें की जा रही है वो बातें बिल्कुल एक क्लोज सर्कल के अंदर है, वो बातें बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन जब हम बाहर निकल के आते हैं तो जितनी बातें हमें पता होता है उतनी बातें बाहर पत्रकारों को पता होता है। तो ये शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से बोला जाता है। तो उन्होंने इसी मुद्दे पर कहा कि 100% इस चीज़ को सही कहना, गलत कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसी दौरान उनकी कोई फ़ोन कॉल आ जाते हैं और चले जाते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो बात होती है वो अगले प्लान में, अब यहाँ पे जो भी बातें की जाती है वो आगे बातें आ जाती है। ये जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के मंजीत सिंह पटेल के द्वारा की जाती है। और आगे यहाँ पे उन्होंने कहा कि बजट जो है 2025-26 जो आने वाला है, इसके अंदर 2 मुख्य बातें जो है वो निकल के आई कर्मचारियों के लिए और फिर वो EPS 95 के लिए भी आगे बताते हैं, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा एक तो यहाँ पे UPS को लेकर के कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा कर्मचारियों के लिए। UPS में क्या देखने को मिलेगा, UPS का गजट आ सकता है और उसके अंदर उन्होंने 2 मांगे रखी है। वो मांग क्या है, एक तो मांग ये है कि 50% पेंशन दी जाए और फिर जो आपकी जो सर्विस है जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है वो सर्विस है, उस सर्विस को 20 ईयर्स किया जाए, ना कि वहाँ पे 25 ईयर्स किया जाए। जो वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको बोला जाता है वो 25 साल की बजाय 20 साल किया जाए और इस 20 साल पे इसी 20 साल के ऊपर रिटायरमेंट के अंदर 50% पेंशन और डीए का प्रावधान किया जाए। ये यहाँ पे यूपीएस के अंदर लगातार मांग की जा रही है और इसी का जो गैजेट है वो उम्मीद है कि इस 2025-26 के बजट के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट उन्होंने पे कमीशन की बात की है और पे कमीशन के रिगार्डिंग भी उन्होंने कहा है, उसमें मैंने जो पिछले पेज के अंदर लिखा था उन्होंने कहा कि पे कमीशन जरूर आएगा। पे कमीशन के अंदर भले क्या हो सकता है कि 8th पे कमीशन का नाम भले बदल दिया जाए, भले उसको सेटलमेंट प्लान कर दिया जाए, भले उसको पे कमेटी कर दिया जाए, भले उसका नाम पे कमीशन कर दिया जाए, लेकिन उसके अंदर पे के अंदर रिवीजन जरूर होगा। ऐसी बातें उनके द्वारा बताई गई है। और फिर उन्होंने बोला अगर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, प्यार से मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या किया जाएगा, आंदोलन की राह पर उतरा जाएगा कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 18 महीने की बात जो डीए है उसके ऊपर जब उनसे पूछा गया मंजीत सिंह जी से, तो उन्होंने बताया कि मैं इस चीज़ को ठीक नहीं मानता। कुछ लोग हो सकता है कि मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं ठीक इसलिए नहीं मानता कि जो यहाँ पे 18 महीने थे, इस 18 महीने के अंदर ऐसी स्थिति हुई कि
कई देश जो है वो बिल्कुल एकदम उजड़ गए, उन देशों का अस्तित्व खत्म हो गया। और हमारे सरकार के द्वारा हमें कर्मचारियों को कम से कम सैलरी तो दी जा रही थी, और जो पैसे डीए के जो एरियर के रूप में हम मांग रहे हैं, जिनको काटा गया था, देश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं थी और उन पैसों को देश के भले के लिए लगाया गया। तो मैं डीए की मांग को कभी मैंने उठाया नहीं है, ऐसा उनके द्वारा बोला गया। तो ये बात जो उनकी है ये मुझे भी ठीक लगती है, और जहाँ तक है ये ठीक है, क्योंकि मैंने भी जो 18 महीने का डीए है, एरियर है, उसके ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई है। उसके अंदर हमने यही जानने की कोशिश की कि गवर्नमेंट की स्थिति उस समय वैसी नहीं थी कि गवर्नमेंट पैसे दे, और अब गवर्नमेंट पैसे दे तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। यदि गवर्नमेंट को पैसा देना होता तो उसी समय दे दिया जाता। तो अब उम्मीद इसकी बहुत कम है, और बहुत ही कम लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा एक अच्छे कार्य के लिए यूज़ किया गया था, देश की स्थिति को सुधारने के लिए। फिर उन्होंने बेसिक के ऊपर बताया कि बेसिक जो है वो अनुमान है। उन्होंने एक कैलकुलेशन भी करके बताई, जिसको हम आगे यहाँ पे जाने वाले हैं। उन्होंने कहा 36,000 से लेकर के और 41,000 रुपये तक बेसिक हो सकती है। उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की वो नीचे लिखी है। इसमें यहाँ पे उन्होंने डीए की बात की थी। अभी जो लेवल 1 की बेसिक है वो 18,000 रुपये है। इसके अंदर यदि आप 2026 के अंदर, क्योंकि पे कमीशन आएगा, तो तब तक जो डीए है, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, वो 60% क्रॉस हो जाएगा। 60% क्रॉस हो जाएगा। तो अभी यदि इसके अंदर 60% के हिसाब से काउंट किया जाए तो कितना बनता है, 18,000 इंटू 60/100। तो ये बन गया, इसको 20 से 20 हमने काट दिया, तो यहाँ पे 20 ये आ गई, और 18 छिके 108, तो ये बन गया 10,800 रुपये। तो ये अब 10,800 रुपये जो बना है, और 18,000 रुपये बेसिक है, प्लस में 10,800, लगभग 11,000 जोड़े, तो यहाँ पे 29,000 तो वैसे ही आपकी बन रही है, क्या बेसिक बन रही है कर्मचारी की। तो वहाँ फिटमेंट फैक्टर अब बड़ा यहाँ पे देना पड़ेगा। अब 1.5 गुना से तो ऊपर ऑलरेडी फिटमेंट फैक्टर हो गया है। यदि हम 1.5 गुना फिटमेंट फैक्टर लें तो यहाँ पे 18,000 का आधा 9,000, तो 27,000 रुपये बेसिक बन रही है, लेकिन 1.5 गुना से ऑलरेडी हो गया, क्योंकि डीए 60% यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन उन्होंने बताई थी। नीचे कैलकुलेशन भी हमने लिखी है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन बताई। उन्होंने कहा तो 1.5% जो है वो तो डीए से ऑलरेडी बन गया है, 2026 तक 60% से ऊपर चला जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर उन्होंने बताया था कि 2.25 होना चाहिए, 2.25 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। और फिर यहाँ पे क्या है, 18,000 को 2.25 से उन्होंने मल्टीप्लाई करके, और इस तरह से उन्होंने बताया कि 40,500 जो बेसिक है लेवल 1 से यहाँ से शुरू होना चाहिए। नेक्स्ट बात निकल के आती है एनपीएस के ऊपर। तो उन्होंने एनपीएस का भी एक बताया था। एनपीएस में क्या चल रहा था ना, जो एनपीएस है, यहाँ पे न्यूज़ निकल के ये आ रही थी कि जो एनपीएस की रिटायरमेंट, जब भी कर्मचारी रिटायर होंगे, तो 2004 के बाद एनपीएस आई है। तो 2004 वाले कर्मचारी यदि 30 साल की सर्विस करते हैं तो 2033-34 के पास जो रिटायरमेंट की संख्या है एनपीएस कर्मचारी की, वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि 2030 से पहले बहुत ही कम एनपीएस के एम्प्लॉय है और बहुत ही कम रिटायरमेंट है। 2033-34 पे बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एकदम से क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने गणना करके बताई। ये गणना को एक बार जान लीजिए। इन्होंने कहा कि पहले इस गणना को देख लीजिए कि 2033 के अंदर मान लीजिए 1 लाख कर्मचारी, उन्होंने लगभग आइडिया बताया, और लगभग ये एग्जैक्ट आइडिया आप मान सकते हो 99%। तो 10,000 करोड़ की निकासी होगी अगर 1 लाख कर्मचारी रिटायर होंगे। तो इससे शेयर मार्केट क्या होगा, एकदम से धराशायी हो जाएगा। और यहाँ पे जो कंपनीज हैं या जो शेयर होल्डर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने मुद्दा उस चीज़ पे था कि जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि एनपीएस जो कर्मचारी हैं वो कोशिश करें कि एकदम से अपनी, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट भी डाला गया है कि एकदम से अपनी जो एनपीएस है 60% की राशि उसको नहीं निकाले, उसको स्मार्ट या हैंडसम पेंशन के तौर पे निकाले। वो क्या फार्मूला है, वो यहाँ पे जैसे लिखा है, मान लीजिए कर्मचारी की 1 करोड़ एनपीएस में पूरी राशि जमा पूंजी हो जाती है, तो वो क्या करेगा, अगर 60% निकालेगा तो उसको 60 लाख एकदम से निकालना है। ऐसा नहीं करना है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की जो वेबसाइट पे दिया है, उन्होंने हैंडसम पेंशन का जो प्रावधान दिया है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि आप क्या करिए, हर 1 साल 10-10 लाख रुपए निकालिए। हर 1 साल 10-10 लाख रुपए निकालिए। कर्मचारी 60 का रिटायर है तो 70 साल तक पहुंच गया। एक तो उसका जो रिटायरमेंट प्लान है या उसकी जो एज है उसके अंदर 10-10 लाख रुपए में उसका इजीली टाइम स्पेंड हो जाएगा। और फिर जो उसको एनपीएस यानी कि जो पेंशन मिलने वाली है, तो अगर उसने 60% निकाली है तो उसको 40 लाख के पे पेंशन मिलेगी। अगर उसने 10% निकाला तो पहले साल उसको 90 पे, दूसरे साल उसने 10 लाख निकाला तो 80 लाख पे, तीसरे साल उसने 30 लाख यानी कि 10 लाख निकाला तो 30 लाख हो गया, अब 70 लाख पे पेंशन, फिर 60 लाख पे पेंशन। तो इस तरह से उसको धीरे धीरे पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। कंपनी जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएगी। ये चीज़ें यहाँ पे उनके द्वारा बताई गई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें डाली। ये तो कैलकुलेशन नहीं बताई उन्होंने हैंडसम पेंशन बताई है, जो कि जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है इसके ऊपर डाली गई है। तो ये यहाँ पे समझ गए होंगे इस चीज़ को।
ये कर्मचारियों के लिए बेनिफिट है और ये गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है। फिर यहाँ पे ये जो एग्जांपल है शेयर मार्केट वाला और 10,000 करोड़ रुपए की निकासी वाला, ये भी हमने समझ लिया। फिर यहाँ पे ये जो यूपीएस है, इसको लेकर के जो हमने बात करी थी कि यूपीएस जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट है, उसको 25 ईयर की बजाय 20 ईयर्स किया जाए, ताकि और उसी दिन से जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो 20 ईयर्स से उसको रिटायरमेंट के ऊपर 50% पेंशन की जो गारंटी है वो भी दी जाए, ना कि उसको 25 ईयर पे दी जाए। दूसरा, यूपीएस पेंशन के रिगार्डिंग उन्होंने कहा जो ये लंप सम की अमाउंट है, जो एक बड़ा धन है, ये हमें नहीं चाहिए, सरकार इसको अपने पास रखे और कर्मचारियों का जो अंशदान है वो ब्याज सहित उन कर्मचारियों के अंशदान को वापस किया जाए। अब अंशदान के ऊपर भी एक बात आई थी, अंशदान की बात यहाँ पे मैंने लिखी ये वाली 7.1% फिक्स दे। ये जो एनपीएस की बात चल रही थी उसमें कहा गया थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो पैसा हमारा गवर्नमेंट के द्वारा शेयर मार्केट के अंदर या कंपनियों के अंदर लगाया जा रहा है, हम उससे नाराज हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया, किसने, मंजीत सिंह पटेल, जो AINPSEF के क्या है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा गवर्नमेंट कहीं भी लगाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो PF का पैसा है वो भी तो कहीं लगता था, उसका हमें पता नहीं रहता था, लेकिन अब ये एनपीएस है, इसका चलो थोड़ा बहुत पता तो है। तो उन्होंने कहा जो पैसा हमारा लग रहा है कहीं भी लगाए, हमें एक फिक्स अमाउंट के अंदर ब्याज दे, ये हमें चाहिए, और हमारा जो पैसा है वो कहीं भी लगाया जाए और हमारी जो जमा पूंजी है वो हमारे हिसाब से हमें दे दी जाए। तो उन्होंने इस बात को यहाँ पे बोला था। फिर यहाँ पे EPS 95 को लेकर की बात की गई थी, उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ चीज़ें उन्होंने, जो पे कमीशन है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताई थी कि पे के अंदर रिवीजन तो जरूर होगा, उन्होंने बताया, किसने, मंजीत सिंह पटेल जी ने। तो रिवीजन जरूर होगा, भले गवर्नमेंट उसका नाम पे कमीशन रखे, भले उसका नाम सेटलमेंट प्लान रखे, भले उसका नाम पे कमेटी रखे, नाम कुछ भी रखे। फिर उन्होंने कहा कि सीधी बात, नो बकवास, जो पेंशन है उसका नाम भले क्या रखे, NMOPS क्या रखे, नरेंद्र मोदी OPS पेंशन स्कीम रखे, कोई मतलब नहीं है। सीधी बात, नो बकवास के 50%, ये उन्होंने बोला नहीं, मैंने इसे जोड़ा है क्योंकि उनकी बात कुछ इस तरह की थी। तो उन्होंने कहा कि 50% पेंशन दिया जाए, प्लस में DIA दिया जाए आफ्टर 20 ईयर ऑफ जॉब, जो 20 साल की कर्मचारी की जॉब हो जाए, ना कि 25 साल का जॉब। फिर उन्होंने एनपीएस का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर दिया था। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या पेंशन को एकदम से लिया जाए या फिर जो पेंशन है उसको धीरे धीरे, यानी कि 2 फॉर्मूलेज हैं पेंशन अगर लेने के एनपीएस के, कौन कौन से। एक तो पेंशन का फॉर्मूला है विदाउट रिटर्न और दूसरा है विद रिटर्न। ये जो पहला फॉर्मूला है ये विद रिटर्न का है, दूसरा फॉर्मूला है ये विदाउट रिटर्न का। इसको समझिए, उन्होंने जैसे बताया था कि मान लीजिए कोई कर्मचारी रिटायर हो गया और उसकी यहाँ पे 40% अमाउंट जो बची है, 60% तो उसको मिल गया, तो 40% अमाउंट बची है। जो प्रावधान है अब तक का गवर्नमेंट का, जो 10-10 साल वाला, 90, 80, 70 वाला था, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ 40% जो प्रावधान है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पहले प्लान के अंदर पति ने पेंशन लिया, पति की जब डेथ हो जाती है तो फिर पत्नी ने, यहाँ पति या पत्नी आप किसी को भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर पत्नी ने क्या किया, पेंशन लिया, और फिर ये 40% पेंशन है तो ₹1 महीने की पेंशन चल रही है, ₹1 महीने की। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ₹1 पेंशन मिली पति को, ₹1 पेंशन पति के मरने के बाद पत्नी को मिली, फिर ₹1 पेंशन लेते हैं बच्चे, और फिर जो अमाउंट बचती है वो टोटल अमाउंट जो बची हुई अमाउंट क्या कर दी जाती है, बच्चों को रिटर्न कर दी जाती है। पहला प्लान। अब इन्होंने दूसरा प्लान बताया। दूसरे प्लान में ₹1.5 पेंशन है। पहले पति था तो पति ने जब तक वो जिंदा है तब तक पेंशन लिया, फिर पति के बाद पेंशन मिली पत्नी को ₹1.5 हर महीना, फिर जो पैसे बच गए वो कंपनी को हो गए, यानी कि ये है विदाउट रिटर्न प्लान। तो आप दोनों प्लान के अंदर जा सकते हैं, आप चाहें तो विद रिटर्न में, चाहें तो विदाउट रिटर्न में। ये उन्होंने प्लान के बारे में समझाया। नेक्स्ट EPS के ऊपर बात आ गई थी, 95 के ऊपर। उन्होंने EPS का पूरा फंडा ही गलत बता दिया, क्योंकि जो EPS के कर्मचारी है वो चल रहे हैं, अभी उनकी ₹1000 पेंशन है, और उसके ऊपर जो 2-3 मांगे हैं वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उनकी 2-3 मांगे हैं। एक तो आयुष्मान भारत के अंदर उनको जोड़ा जाए, एक उनकी जो पेंशन है वो ₹1000 से बढ़ा करके ₹5000 की जाए, और तीसरी मांग अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो उनकी एक मांग थी, उसको लेकर हुए थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, जो ₹1000 आपकी पेंशन की मांग है उसको बढ़ाकर ₹5000 करना है, ये आपकी मांग ही गलत है। उन्होंने क्या, 12% एम्प्लॉय का अंशदान है, 12% गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके अंदर से 12 + 9 21 करके 3% जो बचता है वो कर्मचारी को पेंशन के तौर पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं, आप काम कीजिए, आप लड़िए 50% पेंशन के लिए, जो लास्ट बेसिक है कर्मचारी उसके लिए लड़िए। तो उन्होंने यहाँ पे यह सुझाव दिया कि ₹1000 से ₹5000। अब मान लीजिए कहीं आपको इलाज के लिए जाना पड़ गया तो ₹5000 तो आपकी वहाँ पे फीस ले लेते हैं, कंसल्टेशन की फीस लेते हैं, ₹500 डॉक्टर, और आपके अदर जो ये करवाए जाते हैं, एक्सरे करवा लीजिए, या अदर जो भी मशीन के द्वारा आपकी चेकिंग या रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, उनके अंदर आपके ₹5000 तो 1-2 रिपोर्ट्स के अंदर चले जाएंगे, तो फिर आपको क्या बचत क्या होगी। तो आप लास्ट बेसिक की पेंशन के लिए लड़िए 50% के लिए। तो ये उनके द्वारा सुझाव यहाँ पे दिया गया। तो दोस्तों ये थी मुख्य यहाँ पे मुद्दे, मुख्य बातें जो कि NCJCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा शुरुआत में की गई, और फिर मोर्चा संभाला गया मंजीत सिंह पटेल जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हैं
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के। इस पूरे इंटरव्यू को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मनी 9 के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। लगभग ये 1.25 घंटे, 1 घंटे और 7-8 मिनट का ये वीडियो है। मनी 9 ये चैनल का नाम है, यहाँ पे पूरा इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपकी क्या राय है 8th पे कमीशन को लेकर के, एनपीएस को लेकर के, ओपीएस को लेकर के, यूपीएस को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को? क्योंकि हमने इसके अंदर तीनों मुद्दों पे बात की है। हालांकि ओपीएस के ऊपर बात कम की गई है, एनपीएस और यूपीएस के ऊपर ज़्यादा की गई है। 8th पे कमीशन के ऊपर, फिटमेंट फैक्टर के ऊपर सारी बातें की गई। ईपीएस 95, यदि कोई यहाँ पे एम्प्लॉय ईपीएस 95 के देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दर्ज करें कि आपके यहाँ पे क्या सुझाव है और आपको यह कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।